Good morning, student. How are you? Hope you all are fine at your home. Okay, bacha. Today we will study chapter number 5, friction. Topic: statics and sliding friction. That's mean type of friction. Hope बच्चा आपने वीडियो का फर्स्ट पार्ट आपने देखा है. सो हम बात करते हैं आज टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन की. ओके, टाइप ऑफ फ्रिक्शन, स्टैटिक्स फ्रिक्शन एंड स्लाइडिंग फ्रिक्शन. ऑल्सो थर्ड टाइप भी है फ्रिक्शन का, कल भी बताया था, रोलिंग फ्रिक्शन. ओके, फर्स्टली हम बात करेंगे व्हाट मीन ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन. तो बच्चा मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ जिससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा. फिर हम बुक में रीडिंग करेंगे तो होप आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. हम एक दीवार को पुश करते हैं, ठीक है. हम उस दीवार को पुश करने में अपनी बहुत ज़्यादा ताकत लगा दी, हमने बहुत ज़्यादा ताकत लगा दी. क्या हम दीवार को पुश कर पाए? क्या दीवार को हम धकेल पाए? बोलो हिमांशी, क्या हम ऐसा कर पाए? हिमांशी पहले आती है, दीवार को पुश करती है कि मैं कर सकती हूँ, ठीक है. फिर उसके पीछे मुस्कान, जसलीन, आरुषि, सारे बच्चे दीवार को पुश करें, यहाँ तक कि गौरव, अनमोल भी शामिल हो जाते हैं. तो क्या बच्चा, इज़ इट पॉसिबल? नो, पॉसिबल नहीं है. जितना ज़्यादा आप फोर्स लगा रही हो, ट्राई करना, अपने घर पे भी ट्राई करना, दीवार को फोर्स करना. ऐसे आराम से हाथ लगाओ दीवार को ऐसे, तो क्या होगा, आराम मतलब नॉर्मल लगेगा. फिर आप क्या करो, धीरे धीरे अपना जो फोर्स है वो बढ़ाते जा रहे हो. फोर्स को बहुत ज़्यादा फोर्स लगा तो आपके यहाँ पे फील होगा, आपको हाथ में या पैर में भी ऐसे पेन फील होगा कि हाँ आप कुछ ताकत लगा रहे हो अपना, ठीक है, एनर्जी आप अप्लाई कर रहे हो. बट वो दीवार है, वो तस से मस नहीं हो रही, वो बिल्कुल नहीं हिल रही. क्यों नहीं हिल रही? जितना ज़्यादा आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो उतना ज़्यादा फ्रिक्शन लग रहा है, जैसा कि इस एक्टिविटी में दिखाई दे रहा है. यहाँ पे इस बॉक्स को धकेलने के लिए F यूनिट फोर्स लगाया तो फ्रिक्शन भी कितना लगा, F यूनिट लगाई. और यहाँ पे कौन सा फ्रिक्शन है? स्टैटिक फ्रिक्शन है. यहाँ पे आपने डबल फोर्स लगाया तो फ्रिक्शन भी कितना है, डबल. यानी कि दैट्स मीन जितना आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो उतना ही वहाँ पे फ्रिक्शन हो रहा है. वो जो थिंग्स, जिस चीज़ पे आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो वो अपनी जगह पे एज इट इज़ है, उसमें कोई भी मोशन नहीं होगा. जब तक उसके अंदर कोई भी मोशन नहीं होता वहाँ पे क्या होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन होता है. इसको हम सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शन भी बोलते हैं. होप बेटा आपको यहाँ पे क्लियर होगा कि जितना ज़्यादा हम फोर्स लगाएंगे वहाँ पे उतना ज़्यादा क्या होता जाएगा, फ्रिक्शन होता जाएगा. ओके, और एक टाइम ऐसा आएगा कि जिस चीज़ पे आप फोर्स लगा रहे हो वो चीज़ मोशन में आना स्टार्ट हो जाएगी. जैसे ही वो चीज़ मोशन में आना स्टार्ट होती है, जिस पॉइंट पे वो मोशन में आना स्टार्ट हो जाती है उसको क्या कहते हैं, लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. नहीं समझ में आया? कोई नहीं, हम आपको एक दूसरा एग्जांपल देते हैं और आपको समझाते हैं, ठीक है. आपके स्कूल में हमने एक टेबल ली है, ठीक है. टेबल के ऊपर आप सभी बच्चों के हमने बैग रख दिए, ठीक है. फिर हम आरुषि को बुलाते हैं, आरुषि को बोलते हैं कि बेटा इस टेबल को आप पुश करो, सभी बच्चों के बैग इस पे रखे हुए हैं. तो आरुषि पुश करने का कोशिश करती है, बट क्या है, सरफेस ने भी, जितना आरुषि फोर्स लगा रही है सरफेस भी उतना फ्रिक्शन लगा रहा है. वहाँ पे स्टैटिक मीन्स वो जो टेबल है आरुषि से नहीं मोशन में लाई जा रही है. तो दैट्स मीन वहाँ पे अभी तक क्या है, स्टैटिक मोशन है, उसकी लिमिट नहीं आई है. फिर सारी गर्ल्स आ जाती हैं, हिमांशी, जसलीन और क्या है, मुस्कान, सॉरी बच्चा, ये सारे आके टेबल को पुश करते हैं. बट ये नाश्ता नहीं करके आते, सुबह नहीं करते ना ब्रेकफास्ट, सुबह सुबह करना चाहिए. ये क्या करते हैं, पुश करते हैं टेबल को, बट टेबल तो पुश हो ही नहीं रही, ठीक है. तो टेबल अब भी क्या है, स्टैटिक मोशन में है. टेबल अब भी क्या है, स्टैटिक मोशन में है. फिर गौरव आता है और गौरव बोलता है कि आप सभी हट जाओ, मैं इसको ट्राई करता हूँ. तो गौरव ट्राई करता है तो वो क्या होता है, टेबल मोशन में आना स्टार्ट हो जाता है. दैट्स मीन जो गौरव ने फोर्स लगाया तो उसका लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, दैट्स मीन टेबल का जो फ्रिक्शन था वो क्या हो जाता है, उसकी लिमिट आ जाती है, ठीक है. वहाँ पे उसका लिमिट पॉइंट हो जाता है और वो क्या होता है, आपका टेबल मोशन में आ जाता है. तब आपका वो क्या होता है, वहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं होता है. स्टैटिक फ्रिक्शन कब तक होता है बेटा, जब तक वो चीज़ रेस्ट पे रहती है. जब तक वो टेबल रेस्ट पे रहेगी वहाँ पे स्टैटिक
फ्रिक्शन होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन होगा। और जैसे ही उसकी लिमिट क्रॉस होती है, वो मोशन में आना स्टार्ट हो जाता है, तो वहाँ पे स्लाइडिंग फ्रिक्शन आता है, जिसको हम काइनेटिक फ्रिक्शन भी बोलते हैं। जैसे ही वो चीज़ है मोशन में आना स्टार्ट हुई तो हम उसको क्या बोलेंगे बेटा? स्लाइडिंग फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन। और जब तक वो थिंग्स रेस्ट पे रहती हैं हम उसको क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे बेटा? वेरी गुड, स्टैटिक फ्रिक्शन। होप आपको यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन और स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्लियर हुआ। अगर अब भी आपको कोई डाउट है तो कमेंट में डालिए कि मैम मेरे को ये टॉपिक समझ में नहीं आया, हम आपको दोबारा से समझाएंगे। यहाँ पे हम डेफिनेशन भी रीड करेंगे कि स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या होता है। एग्जाम्पल तो मैंने आपको बता ही दिया, अब हम क्या करेंगे, इनकी डेफिनेशन और रीड कर लेते हैं। वी कॉल द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एज स्टैटिक फ्रिक्शन व्हेन इट एग्जिस्ट बिटवीन टू सरफेस। टू सरफेस के बीच में, ऑब्वियस सी बात है, कोई भी फ्रिक्शन है वो क्या होगा? टू सरफेस के बीच में होता है। बिटवीन विच देयर इज नो रिलेटिव मोशन। कहाँ तक होगा स्टैटिक फोर्स? स्टैटिक फ्रिक्शन कहाँ तक होगा? जब तक रिलेटिव मोशन नहीं होगा कोई भी। इन अदर वर्ड्स, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विच बैलेंसेस द अप्लाइड फोर्स ड्यूरिंग द स्टेशनरी स्टेट ऑफ द बॉडी, स्टैटिक फ्रिक्शन। मीन्स जब तक फ्रिक्शन अप्लाइड करता है, बैलेंस करता है, किसको? जो अप्लाइड फोर्स है उसको अगर बैलेंस करके रखता है तो वहाँ पे क्या होता है? स्टैटिक फ्रिक्शन। जैसे ही वो बैलेंस करना उसके, वो कहते हैं ना कि अब हमारे हाथ में बात नहीं है, वो कहता है कि अब तो इसकी जो लिमिट है वो क्रॉस हो गई। और जैसे ही स्टैटिक फ्रिक्शन की लिमिट क्रॉस होती है तो वहाँ पे जो फ्रिक्शन आता है वो, उसका नेम भी चेंज हो जाता है बेटा। क्या कहते हैं उसको? स्लाइडिंग और काइनेटिक friction. We call the force of friction between two objects when one of them is sliding over the surface of the other as the other sliding friction between them. Sliding friction is smaller than the static friction between the same two surface. जो यहाँ पे बात कर रहा है कि जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता है उसकी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है? लेस होती है, कम होती है। किससे? स्टैटिक फ्रिक्शन से। किसकी वैल्यू? स्लाइडिंग फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होती है? एज लेस देन स्टैटिक फ्रिक्शन। ओके बेटा, अब यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दे रखी है, इसमें क्या बता रखा है कि वाई, ऐसा क्यों है, जो वैल्यू है स्टैटिक फ्रिक्शन की वो क्यों कम होती है स्लाइडिंग फ्रिक्शन से। अब हम यहाँ पे ये पढ़ेंगे कि ऐसा क्यों है, क्यों कम होती है। इसका रीजन क्या है बेटा? जो स्टैटिक सरफेस होता है उसकी वैल्यू ज़्यादा क्यों होती है और जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता है उसकी वैल्यू कम क्यों होती है। बच्चा एक चीज़ अगर बिल्कुल रेस्ट पे है, बिल्कुल रेस्ट पे है एक चीज़ बिल्कुल, तो उसको मोशन में लेके आने में क्या लगेगा? टाइम लगता है, फोर्स ज़्यादा अप्लाई होता है। और जितना फोर्स अप्लाई करते हैं उतना ही क्या होता है? फ्रिक्शन होता है। ओके और जो चीज़ ऑलरेडी मोशन में है उसको हमने मोशन में रखने में क्या होता है? टाइम कम कंज्यूम होता है, फोर्स कम लगाना पड़ता है। तो फोर्स कम लगेगा तो ऑब्वियस सी बात है आपका फ्रिक्शन भी कम होगा। इसको हम एक तरीके से और समझते हैं कि यहाँ पे आपके ब्लॉक्स दिए हुए हैं, ठीक है, इरेगुलरिटीज़ दी हुई हैं। कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो इरेगुलरिटी में ऐसे फंस जाते हैं, इंटरलॉक्ड हो जाते हैं। तो ये इंटरलॉक करने के लिए, इसको हटाने के लिए, इसके इंटरलॉकिंग को हमने तोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है, ठीक है। तो जितना ज़्यादा फोर्स लगाएंगे फ्रिक्शन की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी, ठीक है। और कोई चीज़ ऑलरेडी मोशन में है तो उसको इन ब्लॉक्स के अंदर इंटरलॉक होने में क्या लगता है? इन इरेगुलरिटीज़ के अंदर इंटरलॉक होने में क्या लगेगा? टाइम लगेगा। और वो चीज़ ऑलरेडी क्या है? मोशन में है, तो वो इन ब्लॉक्स के अंदर इंटरलॉक नहीं हो पाती है और वो धीरे धीरे क्या रहती है? मोशन में रहती है। समझ में आया ना आपको? यस। Once the motion starts, the contact point on the other surface do not get enough time. Means उसको लॉक होने का टाइम नहीं मिलता। अगर कोई चीज़ मोशन में है तो उसको लॉक होने का टाइम नहीं मिल पाता है और वो चीज़ क्या रहती है? मोशन में रहती है आपकी। ओके बेटा, होप आपको यहाँ पे जो इसकी एक्सप्लेनेशन है कि रीजन क्या है,
किस कारण से स्टैटिक्स वैल्यू है वो ज़्यादा, स्टैटिक फ्रिक्शन की जो वैल्यू है वो ज़्यादा होती है, किससे? वेरी गुड, किससे बच्चा? स्लाइडिंग फ्रिक्शन से। ओके, नाउ हम बात करेंगे यहाँ पे रोलिंग फ्रिक्शन क्या होता है। क्या होता है रोलिंग फ्रिक्शन? वी ऑफन सी, हमने बहुत बार देखा है रेलवे स्टैंड पे, बस स्टैंड पे, एयरपोर्ट्स पे क्या होते हैं, ऐसे ट्रॉली बैग होते हैं, बहुत हैवी होते हैं और वो उनके नीचे टायर लगे होते हैं। एक बहुत ज़्यादा हैवी बैग्स होते हैं, उनको बच्चे भी इजीली क्या कर पाते हैं, ले जाते हैं। बहुत जैसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं, रेलवे स्टेशन पे होते हैं, कुलीज का काम करते हैं, वो इजीली उन बैग्स को क्या करते हैं, हैंडल कर लेते हैं। ऐसा क्यों है? उसमें इतना हैवी है, अगर उसमें टायर नहीं होते तो हमें उसको उठा पाना इम्पॉसिबल था, और अब हम उस बैग को अच्छे से कैरी कर पा रहे हैं। रीज़न क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि बच्चा जो टायर है, ऐसी शेप होती है टायर की, वो सरफेस के कांटेक्ट में बहुत कम आ पाते हैं, वो इंटरलॉक होने के चांसेस उसके बहुत ज़्यादा कम होते हैं। मीन्स इतना ही उसका सरफेस क्या होता है, सरफेस के ऊपर इतना ही उसका जो पार्ट है वो कांटेक्ट में आता है, सरफेस के कांटेक्ट में, पूरी तरीके से कांटेक्ट में नहीं आता। तो इसका जो यहाँ पे इंटरलॉक्ड नहीं, सरफेस के साथ यहाँ पे इंटरलॉकिंग नहीं हो पाती है, तो दैट्स मीन हमारा क्या लगता है, वहाँ पे फोर्स बहुत ज़्यादा कम लगता है, फ्रिक्शन भी कम लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि यहाँ पे इंटरलॉकिंग नहीं हो पाती है अच्छे से। इन केस आपने देखा ना कि हर जो टायर होते हैं वो इसी शेप के होते हैं, ठीक है ना। तो ये जो टायर डिजाइन किए गए हैं कुछ ना कुछ माइंड में रख के किया गया है, ऐसा तो नहीं है कि ऐसी शेप दे दी। हमने टायर की ऐसी शेप कभी देखी है? स्क्वायर शेप दे दी टायर की, तो इसका पूरा जो यहाँ पे जो सरफेस है वो क्या हो जाएगा, इंटरलॉक हो जाएगा, फिर वहीं फोर्स लगेगा। फिर रीजन क्या हुआ, फ़ायदा क्या हुआ टायर्स लगाने का, है ना। वैसे भी इसमें इतना वेट था, वैसे ही हम इसको ऐसे ही पुश नहीं कर पा रहे थे, ठीक है ना, कैरी नहीं कर पा रहे वैसे ही। फिर हमने अगर टायर लगाए हैं तो उसका कुछ ना कुछ तो बेनिफिट होना चाहिए ना। तो वो बेनिफिट आपका यही है कि जो टायर होते हैं उसकी जो शेप है उस इस तरीके से डिज़ाइन की गई है कि वो अर्थ के सरफेस के कांटेक्ट में बहुत कम आते हैं, और जिसके कारण वो इंटरलॉक नहीं हो पाता और उसको कैरी करने में बहुत ईजी रहता है। ओके बेटा, तो जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन उससे कम होता है, एंड रोलिंग फ्रिक्शन क्या होता है, सबसे कम होता है। रोलिंग फ्रिक्शन इज दस द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन दैट कम्स इनटू प्ले व्हेन आवर बॉडी रोल्स ओवर द सरफेस टू अनदर बॉडी, दूसरी बॉडी के ऊपर क्या करती है, रोल करती है। इट इज़ लेस दैन फोर्स ऑफ स्लाइडिंग, मीन्स इसमें जो फोर्स लगता है वो लेस लगता है। किससे लेस लगता है? स्लाइडिंग से। और स्लाइडिंग में किससे लेस लगता था? स्टैटिक से। तो आपकी यहाँ पे ये टेबल बन जाएगी कि जो स्टैटिक फोर्स होता है वो क्या होता है, ग्रेटर होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन से, और स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता है वो ग्रेटर होता है रोलिंग फ्रिक्शन से। ओके, होप आपको यहाँ पे ये क्लियर होगा। नेक्स्ट जो आपके टॉपिक है वो हम नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करेंगे। आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो को बार बार देखिए जब तक समझ में नहीं आता है। अगर फिर भी समझ में नहीं आता है तो आपकी प्रॉब्लम मेरे साथ शेयर करें। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट।